वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो अफराद जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन बॉडी कहीं कहीं इजाज़त नहीं देती, या फिर बीमारियां बहुत सारी हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो डायबिटीज़ हो या फिर ब्लड प्रेशर की डिजीज़ हो, ज़ाहिर है इम्बैलेंसेस बहुत सी हो सकते हैं बॉडी के अंदर। तो वो लोग किस तरह रमज़ान की अफादियत हासिल कर सकते हैं, रोज़ा किस तरह रख सकते हैं, और फिर योगा के ज़रिए बॉडी को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी थेरेपी है जिसे करने के बाद यकीनन आप बहुत बेहतर फील कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर शुगर लेवल्स की बात की जाए, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो फिर खाना आप नहीं खा सकते, पी नहीं सकते, तो फिर वो हजरात जिनको शुगर लेवल्स मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो किस तरह इस थेरेपी के ज़रिए, योगा थेरेपी के ज़रिए अपने आप को बैलेंस रखें। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान, आप योगा थेरेपिस्ट हैं। आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आयशा, योगा थेरेपी सबसे पहले तो बताएं है क्या? योगा तो सब जानते हैं कि किस तरह योगा किया जाता है, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें, लेकिन थेरेपी का वर्ड एक नई चीज़ है। किस तरह योगा थेरेपी होती है? योगा तो हर पर्सन कर सकते हैं, फ्रेश रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए। बट योगा थेरेपी जो होती है वो डिजीज़ के लिए की जाती है। अल्लाह ना करे कि आपको कोई डिजीज़ है इस तरह की, जॉइंट्स पेन है, इनफर्टिलिटी का इश्यूज़ है, या कोई भी आपको एस्थमा का प्रॉब्लम है, उसके लिए हम योगा थेरेपी सजेस्ट करते हैं कि आप योगा थेरेपी करें, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक डिजीज़ के लिए होती है। स्पेसिफिक पोस्टर्स होते हैं, वो आप कर रहे होते हैं जो आपकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, हर डिजीज़ के लिए अलग अलग बिल्कुल डिफरेंट पोस्टर्स होते हैं। जी सही, चलिए उसे भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक की, बरकतों का महीना है, यकीनन हर शख्स, हर मुसलमान ये चाहता है कि रोज़ा रखें, रोज़े की अफादियत हासिल करें, पर ज़ाहिर चैलेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बीमारियां भी जैसे आपने कही, हर इंसान के साथ हैं बीमारी भी किसी भी तरह की, चाहे वो एंग्जाइटी की सूरत में हो या फिर डिप्रेशन की सूरत में है, ये भी एक मेंटल डिजीज़ हैं। फिर ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा मसला अब हमारी सोसाइटी में बनता जा रहा है, और बेसिक जड़ जो सब बीमारियों की आपको पता ही है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को किस तरह, अब डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, ये किस तरह रोज़ा रखें, डाइट प्लान क्या फॉलो करें? डाइट प्लान तो डायबिटीज़ वालों का, उनको पता होता है कि उनके क्या डाइट प्लान्स हैं, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और क्या लेना है। मेनली इंसुलिन का जो भी इश्यूज होते हैं वो उनके जो भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे होते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। बट योगा थेरेपी में हम सजेस्ट करते हैं मुद्रास। हमारे हैंड के कुछ पोस्टर्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को और बॉडी के एनर्जी लेवल को एक्टिव कर देती हैं। वो मुद्रास हम बताते हैं कि आप जो है शुगर लेवल के लिए ये करें, या फिर अगर आपको एस्थमा का इशू है उसके लिए करें, ब्लड प्रेशर के लिए करें। तो शुगर के लिए आपने डायबिटीज़ का पूछा है तो वो मैं बता देती हूँ कि जो हमारी हैंड की फिंगर्स होती हैं, टू और थंब, सेंटर मिडिल फिंगर्स, जी बिल्कुल, ये हम करते हैं डायबिटीज़ के लिए। अच्छा जी, अगर डायबिटीज़ लेवल आपका फास्टिंग में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या बढ़ जाता है और आप रोज़ा नहीं अपना तोड़ना चाहते, तो आप ये पोस्टर, मुद्रा कहते हैं बेसिकली इसे, ये आप लगाएं 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बैठें, उसके बाद रिलैक्स कर लें। अच्छा, इसके लिए सॉरी टू कट यू डाउन, इसके लिए कोई मेंटल पीस होना, हमारे घरों के माहौल इस तरह है ना कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कहीं थोड़ी चल रही है, कहीं पड़ोस में कोई इस तरह की वो चीज चल रही है। ट्रीटमेंट के जो मुद्राज़ हैं आप कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम लगा सकते हैं। अच्छा, इसका कोई वो ताल्लुक नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि वो सेपरेट बैठ के किए जाते हैं, वो पीस और एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए जो मुद्राज़ किए जाते हैं वो फिर आपको रिलैक्सिंग मूड में करने होते हैं। अच्छा सही है। अच्छा, जो डायबिटीज वाले हजरात हैं, जैसे कि हमने देखा बहुत से इम्बैलेंसेस बॉडी में चल रहे होते हैं, रोज़ा अगर रख भी लिया है तो कहीं ना कहीं दिन के किसी फेज में फील होता है कि कहीं एनर्जी लो हो रही है, शायद पानी की कमी फील हो रही है, या फिर कहीं कहीं कोई स्वीट उनको ज़रूरत है, शुगर लो फील कर रहे हैं, उसमें कौन सा मुद्रा जो है वो आप अगर पानी की कमी के लिए या उनको बहुत ज़्यादा प्यास फील हो रही है तो उसके लिए फिर हमारी लिटिल फिंगर एंड थंब, ये। बट आपने इसके अपर पॉइंट्स करने हैं, आपने इसको सेंटर से प्रेस नहीं करना। अच्छा, we just have to press, that's it. जी बस। अच्छा, ये आपने 5 मिनट्स तक करना है, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ दें, बाकी कोई काम करना चाह रहे हैं वो कर लें, फिर 5 मिनट्स के लिए करें। पूरे दिन में आपने 15 मिनट्स करना है इससे। सही है। अच्छा, हम देखते हैं ये कि कभी कभी के, बल्कि इनफैक्ट हर शख्स के साथ ही होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, इफ्तार जब कर लेते हैं तो हम देखते हैं उसके बाद एक लेजीनेस सी आ जाती है, बॉडी में सुस्ती आ जाती है, हमारा कोई काम करने को दिल नहीं करता, फिर हम दिल चाहता है जाके सो जाएं, और आपको पता ही है बिस्तर में घुसना या फ़ौरन खा पी के आराम कर लेना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस सुस्ती को किस तरह दूर कर सकते हैं? मैंने अभी अपनी एक ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल की हुई है आजकल,
بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ افطار میں کیا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلے کیا چیز کرتے ہیں آپ اپنا پلان شیئر کریں نا, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا, ہم یوزلی میں تو سحری بھی کر رہا ہوتا ہوں تو دو گلاس پانی کے لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں اس کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی روٹین ہوتی ہے. پھر اس کے بعد افطار میں تھوڑا سا کھانا پینا بہتر کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر نہیں لیں گے تو 24 آورز میں ایک یہی میل آتا ہے جس کو پراپر لینا ہوتا ہے. تو آئی اسٹارٹ ود سلائٹلی وارم واٹر, جو کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ جی اسٹارٹ ود وارم واٹر, گلاس آف وارم. اس کی بڑا مشکل کام ہے ویسے افطار میں, اگر آپ ہلکا سا گرم پانی پئیں, پھر کھجور لے لی آپ نے, پھر اس کے بعد آپ دیگر لوازمات تو ہیں ہی, آپ کو پتہ ہی ہے فرائیڈ آئٹم بھی آ جاتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے ہی جواب مجھے بتا دیا کہ جو پانی ہے وہ جب ہم روزہ کھولتے ہی پیتے ہیں تو ہمارے امیون سسٹم کو بالکل تباہ کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لائک اے بوم پانی جو ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا پورا دن آپ باڈی میں آپ کا جو ہے واٹر کی ٹینشن رہتی ہے, آپ کا واٹر انٹیک نہیں ہوتا, وہ بالکل اسی طریقے سے جب ہم کسی کو کوئی چیز زور سے کھینچ کے مارتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے بیٹھ جاتا ہے. تو باڈی میں بھی یہی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے پانی پیتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم بالکل زیرو پہ چلا جاتا ہے. اچھا, تو ہمیں پانی سے اسٹارٹ نہیں لینا چاہیے. آپ نے بالکل, آپ اسٹارٹ کریں, کھجور لے لیں, 2 سے 3 کھجور کھا لیں, اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ لے لیں, کیونکہ فروٹس آپ کا جو واٹر انٹیک ہے اس کو بیلنس کر دیتا ہے. شوگر لیولز بھی بہتر جی کرتے ہیں. بالکل. اس کے بعد آپ نے 40 منٹ کا گیپ دینا ہے. ٹھیک, اچھا, کیونکہ اگر آپ کا 14 آورس کا ٹیبل لگا ہوا ہے پورا دسترخوان, دیکھیں آپ کو ایک دن مشکل لگے گا, بٹ اب آپ کو جو انرجی فیل ہوگی نا آفٹر 1 آور, تو آپ پھر اسی روٹین پہ رہیں گے. سو وی بگن ود اسمالر انٹیک آف آپ کے فروٹس یا اس کے بعد پھر ہم ایک گیپ دینے کے بعد 40 منٹس کا آپ نے گیپ, 40 منٹ مسٹ ہے, 50 منٹ کا بھی آپ دے سکتے نہیں. پھر آپ نے پانی پینا ہے, پھر بھی نہیں کھانا, پھر آپ نے پانی پینا ہے 40 منٹس بعد. پانی پینے کے بعد پھر اگر آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو کھا لیں. اچھا, میرے خیال سے بڑا مشکل عمل ہے یہ. مشکل نہیں ہے, بہت ایزی ہے, جسٹ 2 days آپ کو مشکل لگے گا, بٹ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں, اتنی آپ کی باڈی کا انرجی لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم بات کریں اگر کہ بھوک کی شدت, ظاہر ہے چاہے کچھ لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے تو ان کو بھوک لگتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے بھوک لگتی ہے, اور اچھا آپ کو بھی لگتا ہے. ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کو بیماری تو لیتے ہی نہیں, ہمارے یہاں آئی تھنک ہر دوسرا شخص اس بیماری سے گزر رہا ہے, اور سب سے مین بیماری یہی ہے. سب سے مین بیماری یہی ہے. اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, خاص طور پر یوگا تھراپی کی اگر بات کریں؟ آپ انزائٹی کی بات کر رہے ہیں یا بھوک کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, پہلے تو انزائٹی اور ڈپریشن اور پھر اس کے بعد بھوک. دیکھیں, انزائٹی کے لیے تو وہی ہماری جو مائنڈ آف پیس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ ہم بتاتے ہیں. اسٹارٹنگ میں کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ فرسٹ آپ کو جو بھی پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اس سے کنسرن کرنا ہوتا ہے کہ انزائٹی کی وجہ کیا ہے. صحیح ہے, کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا, یا ڈپریشن کس چیز کا ہے آپ کو, آپ اس سے اس چیز کی اس کے لیے کاؤنسلنگ کریں, اس کے بعد آپ اس کو ایکسرسائز سجیسٹ کریں, کیونکہ بات کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. اور بھوک کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ بھوک اگر آپ کو فاسٹنگ میں بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو پھر اس کے لیے ہم مدرا کرتے ہیں 2 fingers اینڈ تھم. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اور اس کو کتنی کیپیسٹی؟ 5 منٹ 5 منٹ, اور اس کے بعد پھر آپ ہولڈ کر لیں 5 منٹ تک, پھر چھوڑ دیں, پھر 5 منٹ, پورے دن میں 15 منٹس 3 ٹائم آپ ایسا تو نہیں ہوگا, میں سیکھ رہا ہوں اس کو, ایسا تو نہیں ہوگا پتہ چلے افطار میں بھوک ہی نہ لگے بالکل؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ کے پراپرلی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی. بیسکلی اس کا کنیکشن ہمارے مائنڈ سے ہوتا ہے. جب ہماری مائنڈ کی انرجی اور باڈی کی آپس میں ملتی ہے تو وہ ایک ریئیکشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. صحیح ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل رائٹ. چلیں, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, میں 16 آورس زیادہ نہ کھائیں, ہم زیادہ نہ کھائیں, بالکل. اس کے لیے بیلنس لے کے چلیں کہ آپ کو اگر اپنا اسٹمک شرنک کرنا ہے تو وہ بھی یوگا تھراپی کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. ہاں, یہ ذرا بتائیں, یہ میرے خیال پبلک سننا چاہے گی کس طرح. یہ ہم پھر کبھی بتائیں گے, کیونکہ اس کے لیے پراپر ایکسرسائز اور وہ یوگا میٹس اور سب چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا, بالکل ہم شیئر کریں گے. سحری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی, خیر میں تو نہیں لیتا کیونکہ میری روٹین اس طرح کی ہے, پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پراٹھے بھی لے لیے, ہم نے پراٹھے کے ساتھ اور دیگر لوازمات بھی لے لیے, پورا پراپر میل کھانے کے بعد ہم نماز پڑھی اور سو گئے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, 4 گھنٹے کا گیپ آ جاتا ہے یہ, اور پھر اس کے بعد ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمیں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے باڈی کے اندر, کیونکہ فیٹ اسٹور ہو گیا نا, فیٹ اسٹور ہو گیا. اس کو کس طرح اوائڈ کیا جائے, کیا کیا جائے, اور سحری میں کیا کیا لینا چاہیے؟ پورا دن اچھا گزرے. فرسٹلی تو آپ کو سحری اور آپ کی سلیپنگ میں 1 آور کا گیپ مسٹ ہے, کہ اگر آپ نے 5 بجے اپنی سحری فنش کی ہے, نماز پڑھی, اس کے بعد قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ 6:30 بجے تک سوئیں, تھوڑی سی واک کر لیں تاکہ جو آپ نے کھایا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جائے. اور پلس میں یہ کہ پراٹھوں کا اوائڈ کریں, بہت زیادہ آپ کو شوق ہے تو ویک میں 1 دن کھا لیں. یہ مشکل کام ہے یہ بھی.
नहीं मुश्किल कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा गेम आपके माइंड का है, आप माइंड सेट करें कैसे, कुछ भी मुश्किल नहीं है. सही. अच्छा, वो हजरात जो योगा सीखना चाहते हैं या फिर योगा थेरेपी अपनाना चाहते हैं, वो कहाँ से शुरू करें, शुरुआत कैसे करें, इसके कोई बेसिक्स हैं वो बताएं कि किस देखिए योगा जो सीखना चाहते हैं उसके लिए तो ये कि वो पहले बेसिक योगा सीखें. ठीक है. योगा थेरेपी में तो आपका अपना इंटरेस्ट और आपको मेडिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अच्छा, तो ये इसमें आप आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा इसके लिए. जी बिल्कुल. इसमें आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रेशर पॉइंट्स पता होने चाहिए. अच्छा, ये बताएं, रमजान मुबारक में हम देखते हैं, मैं कल हमारे पास एक मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे भी डिस्कस किया कि हमने देखा अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया. बिल्कुल. किसी की बात सुनना नहीं गवारा करते, जवाब देंगे तो बहुत तल्ख लहजे में जवाब देंगे, जबकि हमारा मज़हब हमें तलकीन करता है, इस्लाम हमें बताता है कि रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया या फिर आप पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे और आपके बिहेवियर का भी रोज़ा, आपके बिहेवियर का भी रोज़ा है. किस तरह बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए अगर हम योगा थेरेपी के जरिए कि हम इस तरह की रिएक्शंस ना शो करें, मतलब पेशेंस काम रहें, पेशेंस लेवल किस तरह बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें योगा थेरेपी में वही एक्सरसाइज के थ्रू, योगा थेरेपी के थ्रू आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा. बेसिकली आपके इमोशंस ही होते हैं ना, आप हाइपर हो रहे होते हैं या एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, तो इमोशंस को कंट्रोल करने की एक्सरसाइजेज होती हैं. राइट. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. मज़ीद भी आपसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे आने वाले दिनों में. यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब आएंगे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, पहला अशरा है और अभी हम सारे ही रोज़ा रख रहे हैं, किस तरह नात की अफादियत से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है, ये भी आएंगे और डिस्कस करेंगे. कीप वॉचिंग डिबेट एट 8.